फिर हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। तो लास्ट टाइम हम लोग सेल मेम्ब्रेन को पढ़ रहे थे। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने ये याद किया था, देयर आर 100 ट्रिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है। फिर हम लोगों ने डायामीटर थिकनेस पढ़ी थी, 7.5 से 10 नैनोमीटर थिक हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। बाकी the major constituent of cell membrane is 55% protein and lipid is 42% and carbohydrate which is also known as glycocalyx। अब phospholipids भी तीन तरीके के होते हैं। फॉस्फोलिपिड विच इज फॉस्फोलिपिड जो कि मेजर होता है। लिपिड भी जो तीन तरीके के होते हैं, मेजर इज फॉस्फोलिपिड, देन कोलेस्ट्रॉल, थर्ड वन इज ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग डायग्राम में भी देख चुके हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड्स, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। फिर फॉस्फोलिपिड का हमने स्ट्रक्चर इन शॉर्ट समझा था कि ये यहाँ पे भी मेंशन है, सेम इसको यहाँ पे बना के दिखाते हैं। फॉस्फोलिपिड का फॉस्फेट हेड होता है एंड फैटी एसिड टेल होती है। टेल जो कि नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक होती है। एंड फॉस्फेट हेड जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। ठीक है। दीज आर द थिंग्स, ये एम्फीपैथिक इसी वजह से हो जाता है। ठीक है। नाउ फॉस्फोलिपिड्स को हम लोग पढ़ रहे थे। फॉस्फोलिपिड पहला टाइप है वेरियस फॉस्फोलिपिड में, फॉस्फोटेडाइल कोलीन जिसे लेसिथिन भी कहते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि इज इट प्रेजेंट इन ब्रेन और नॉट। इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन, बट अगर मेजर कॉमन साइट पूछा जाए, आप कहीं भी बायोकेमिस्ट्री की बुक खोल के निकालेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा जब भी फॉस्फेटिडाइल कोलीन मेंशन होगा और लेसिथिन मेंशन होगा, तो वो यही बताएंगे कि लंग सर्फेक्टेंट में प्रेजेंट, एज अ लंग सर्फेक्टेंट ये प्रेजेंट होता है लंग में। और ये कौन बनाता है, फॉस्फेटिडाइल कोलीन कौन बनाता है? नीमोसाइट्स 2। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीमोसाइट्स 2। ठीक है। ये पार्ट जो है ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का आता है। ठीक है कि ये कहाँ पाया जाता है। बाकी आपको लेसिथिन जो है वो ब्रेन में भी मिलता है। यूजफुल फॉर असेसमेंट ऑफ फीटल लंग मेच्योरिटी। अब लंग्स अफेक्टेंट है तो फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए भी यूज होगा प्री मेच्योर बेबीज में। सेकेंड वन इज स्फिंगोमाइलिन जो कि माइनर सर्फेक्टेंट लिपिड होता है। इसका रेशियो, लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन का रेशियो मोर देन एन इक्वल टू 2 होता है। वो एडिकेट होता है फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए। प्रोमिनेंट होता है ये माइलिन शीथ में। तो स्फिंगोमाइलिन कहाँ प्रोमिनेंट है? इट इज प्रोमिनेंट इन माइलिन शीथ। तो दीज आर द important points to learn about these phospholipids। देन नेक्स्ट वन इज फॉस्फेटिडाइल सीरीन। फॉस्फेटिडाइल सीरीन नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है ये ओवर इनर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, और आउटसाइड एक्सपोजर की वजह से अगर फॉस्फेटिडाइल सीरीन का उस पर एक्सपोजर हो जाएगा तो इसकी वजह से सिग्नल होता है एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस हम लोग जानते हैं, इट इज प्रोग्राम्ड प्रोग्राम चल सेल रहा डेथ। ठीक है। बाकी देन नेक्स्ट वन इज फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल, IP3, जो कि प्रिकर्सर होता है सेकेंडरी मैसेंजर का, जिसका पूरा नाम, ये वो कैल्शियम है जिसका पूरा नाम IP3 डायस्टाइल ग्लिसरॉल कैल्शियम है। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और इसको हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि हार्मोन जो मेनली एक्ट करते हैं वाया एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, उनको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होती है। और वो सेकेंडरी मैसेंजर तीन तरीके के होते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा और भी जान लेते हैं। CAMP, CGMP एंड थर्ड वन इज IP3 कैल्शियम। तो ये तीसरा वाला एज अ यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर यूज काम आता है। देन जो कार्डियोलिपिन है, जो कि फिफ्थ टाइप का फॉस्फोलिपिड है, सीन इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देखा जाता है ह्यूमन हार्ट के। तो ये बहुत स्पेशल है कि ये हर जगह नहीं मिल रहा है। अब एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज अगर मिल रही हैं जो कि सीरम ऑफ सिफिलिस पेशेंट्स में मिलती हैं, जो कि VDRL टेस्ट जब कराते हैं सिफिलिस वाले लोगों का, तो ये प्रेजेंट मिलता है।
तो ये भी एक क्लिनिकल बेस्ड पॉइंट हो गया जिसको हमें याद रखना है यहाँ से। देन नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोलिपिड। मोस्ट कॉमनली ये ब्रेन में एनजीआईटी में मिलता है। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, गैंग्लियोसाइट्स एंड सेरिब्रोसाइट्स। देन नेक्स्ट वन इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेंटेन करता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, ऑप्टिमल रेंज ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेम्ब्रेन के लिए। अब कोलेस्ट्रॉल का दूसरा फंक्शन क्या है, एज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी भी ये काम करता है। तो सबसे पहले 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो कि स्किन में प्रेजेंट होता है, उस पे जैसे ये वाले रेंज की सनलाइट पड़ती है तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसके दो मेजर फंक्शंस है कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है। नेक्स्ट, अब कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, जो कि क्या कराते हैं, इंक्रीज कराती हैं मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, इंक्रीज कराती हैं। तो अगर कुछ ज्यादा इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अनसैचुरेटेड वाला इंक्रीज कराती है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, और मोस्ट अबंडेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, ओलिक एसिड। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन एग्जाम्पल्स हमें याद रख लेने हैं, क्योंकि कई बार डिफरेंशिएट करने को भी आ जाता है कि कौन सा अनसैचुरेटेड और कौन सा सैचुरेटेड, जब क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना रहे होते हैं। तो लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। कमिंग टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि ट्रांस फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जो भी हम फूड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो उस पे हम देखते हैं कि पीछे लिखा रहता है ट्रांस फैट। ठीक है, तो ये वही वाला ट्रांस फैट है जो कि डिक्रीज कराता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को। एग्जाम्पल क्या है, स्टेरिक एसिड एंड पैल्मेटिक एसिड, ये दो इसके एग्जाम्पल है। देन प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन में होता है, मेजर कंटेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन 55%, तो यही होते हैं। देन टाइप्स तीन तरीके के होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन या इंटीग्रल, जो कि हमने पहले भी देखा था कि सोडियम पोटेशियम, अभी हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, अगर कंप्लीट हो पाए तो उसमें हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप को भी पूरा क्लियरली पढ़ेंगे। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये जो है ये पूरा इंटीग्रल है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, यानी दोनों ही इनर और आउटर के पूरा पूरा कवर करते हुए बाहर तक आती है। देन प्रोटीन है ना पेरिफेरल मैम? वाला जो सर, हेलो, मैम इंटीग्रल प्रोटीन एक चैनल प्रोटीन होती है ना मैम? हाँ चैनल प्रोटीन की तरह भी काम करती है, इसके फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। चैनल प्रोटीन की तरह भी एज सोडियम और सोडियम पोटेशियम पंप की तरह भी काम करती है। तो इसके बहुत सारे फंक्शन है, एज एन जीपीसी लिंक्ड रिसेप्टर की तरह भी काम करती है। फिर पेरिफेरल वाला या तो वो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। देन लिपिड एंकर, थर्ड वन। तो रिसेप्टर्स जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन है, उसका फंक्शन क्या है, एज अ रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर, एंड ट्रांसपोर्टर्स की तरह काम करेगी, तो सोडियम पोटेशियम पंप की तरह। देन पेरिफेरल प्रोटीन पे आ जाए तो मेनली इनका काम क्या है, सपोर्टिव होता है और ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है अगर आरबीसी में है। आरबीसी के एग्जांपल्स क्या है, आरबीसी पे जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है, स्पेक्ट्रिन एंड एंकायरिन, और स्केलेटल मसल में जो है वो डिस्ट्रोफिन। तो जो म्यूटेशन अगर हो जाएगा, अगर स्पेक्ट्रिन का म्यूटेशन होगा तो हेरिडिटरी एलेप्टोसाइटोसिस हो जाएगा, एंड एंकायरिन का म्यूटेशन होगा देन हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस हो जाएगा। डिस्ट्रोफिन का म्यूटेशन होगा तो डीएमडी, जैसे डकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, इसको आप लोग पीएम में बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड टाइप का हमारा प्रोटीन है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, जिसे जीपीआई प्रोटीन भी कहते हैं, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोन। जो कि अगर आरबीसी में ये जीपीआई प्रोटीन, ये जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है आरबीसी में, ये CD55 और CD59 के नाम से जाना जाता है, ये एक ही है, जिसको हम डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर भी कहते हैं, जो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और ये काम क्या कराता है, ये कॉम्प्लीमेंट अटैक से बचाता है आरबीसी को। अगर इसमें डिफेक्ट हो जाएगा तो ये जो काम ये नहीं कर पाएगा, और डिफेक्ट लीड्स टू पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, जो कि पीएनएच कराएगा, जिसको हम लोग पीएम में फिर एलैबोरेट करके पढ़ते हैं। देन फिर एक टॉपिक आता है लिपिड राफ्ट। ये लिपिड राफ्ट जो है ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ सकता है जो थोड़ा ज्यादा डीप पूछते हैं, वैसे ये बहुत ज्यादा बेसिक्स में नहीं आता है, थोड़ा हाई लेवल का ये टॉपिक है। लिपिड राफ्ट वो रीजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड एक्यूमुलेट होते हैं, जिनको मिला के ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड कहते हैं। दो तरीके के होते हैं, प्लानर लिपिड राफ्ट, नॉन केव्युलर, एंड ग्लाइकोलिपिड राफ्ट। ठीक है, और दूसरा है केवियोली। तो हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि एम्स के पीजी के एंट्रेंस में आ चुका था।
तो इसलिए मैंने ये टॉपिक इंक्लूड कर दिया कि बाय चांस कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पीजी के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और फिर वो लगते हैं कि ये बिल्कुल नए हैं, अभी नहीं आए हैं, तो वो हमारे लिए पुराने हो गए अगर हम पढ़ लेंगे तो ये वही रीजन है, ये वही वाला रीजन है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड को एक्यूमुलेट किया है। कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड बाकी सारे रीजन से ये थोड़ा सा थिकर होता है, स्लाइटली थिकर होता है। और ये डिस्टिंक्ट, इसका थोड़ा मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है ये थोड़ा अलग होता है, इसी वजह से ये लिपिड राफ्ट जो है माइक्रो कंपार्टमेंट एक तरीके से बना लेता है सेल के अंदर ही अपना। ठीक है, तो इससे वो पाथवेज को थोड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, यही इसका मेन फंक्शन है। देन फिर वही है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। इंटीग्रल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एज अ चैनल, एज अ रिसेप्टर, एज एंजाइम, कैरियर प्रोटीन, आयन पंप्स की तरह काम करता है। देन पेरिफेरल वाला जो एक्सट्रिंसिक होता है वो एडेशन मॉलिक्यूल की तरह, एंजाइम्स की तरह, एंड कंट्रोलर ऑफ ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस की तरह काम करता है। फिर जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो फ्लूइड मोजाइक थ्योरी है। फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी, इसके हिसाब से जो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन है वो डिपेंड करती है लिपिड कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा डेंसिटी ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन पे, और तीसरा टेम्परेचर पे। फिर हम लोग टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर को देखेंगे। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर था जिसको हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि इसमें क्या था, जैसे इस तरफ हम लोग आइस को रख लेते हैं फॉर एग्जांपल याद करने के लिए, और इस तरफ हम लोग एकदम हॉट लिक्विड रख लेते हैं, तो यही एक बीच वाला जो टेम्परेचर है इन दोनों के बीच में, जब ये जो है हमारा फ्लूइडिटी मतलब इन स्टेट, इस वाले स्टेट से अपने जेल वाले स्टेट से मोर फ्लूइड वाले स्टेट में जाएगा, उस वाले टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर हायर होता है देन फ्लूइडिटी इज लो, इफ ट्रांजिशन टेम्परेचर इज लोअर देन फ्लूइडिटी इज हाई। तो ये एक पॉइंट याद रखने का है। फिर लॉन्गर, जितना ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन होता है वो इंटरेक्ट मोर स्ट्रोंगली करता है, इसकी वजह से हायर ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, और जैसे ही हायर ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा तो लोअर फ्लूइडिटी होगी, तो यहाँ पे लोअर फ्लूइडिटी होगी। देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, इसमें लोअर वैल्यूज ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, इसमें फ्लूइडिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये लोअर है तो ये चीज बढ़ जाएगी, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, तो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के डिफरेंट हर प्रोपोर्शन में, जैसे फॉस्फोलिपिड हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड है, उसकी कंपोजिशन की वजह से उसकी परमिएबिलिटी हर जगह अलग अलग हो जाती है। तो जैसे जो कोर वाला मेम्ब्रेन वाला जिसमें हाइड्रोफोबिक है रीजन ऑफ द फॉस्फोलिपिड, वो पोर्शन इम्परमिएबल हो जाता है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के लिए, जैसे आयरन, ग्लूकोज, यूरिया। वैसे ही अगर फैट सोल्यूबल वाले को देखें, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अल्कोहल, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं उसी मेम्ब्रेन से इजीली। तो ये परमिएबिलिटी कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। परमिएबिलिटी कोफिशिएंट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन लिपिड बाइलेयर की, उसको हम कोरिलेट करते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स को हमें याद रखना है मेनली। अगर हम सबसे कम और सबसे ज्यादा याद कर लें तो वो हमारे लिए ईज होगा, क्योंकि अभी हमें टू द पॉइंट पढ़ना है। तो टू द पॉइंट में हमें मिनिमम और मैक्सिमम याद कर लेना है। तो परमिएबिलिटी कोफिशिएंट सबसे कम, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट और परमिएबिलिटी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ इस रेंज में रखिए, तो सोडियम की सबसे कम है, देन पोटेशियम की, फिर क्लोराइड की उससे ज्यादा, फिर ग्लूकोज, ट्रिप्टोफैन, यूरिया और ग्लिसरॉल की इक्वल होती है बट इंडोल से कम होती है, और सबसे ज्यादा वाटर की होती है। ठीक है, तो ये हमने सीक्वेंस याद रखना है। देन मैक्सिमम किसकी है, वाटर की है, और मिनिमम किसका है, सोडियम का है। फिर डिफरेंट मेम्ब्रेन का डिफरेंट कंपोजिशन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट होता है विथ हाईएस्ट प्रोटीन टू लिपिड रेशियो, और सेल मेम्ब्रेन जो होगा माइलिन में लोएस्ट प्रोटीन टू लिपिड रेशियो होता है। तो वही, अब हमें इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का यहाँ पे डेटा याद नहीं रखना है, पर मैक्सिमम किसका है ये याद रखना है। तो मैक्सिमम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का है, एंड मिनिमम जो है वो माइलिन शीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कुछ क्वेश्चन बन रहा है इस टॉपिक से तो वो ये बन रहा है। ठीक है, तो मिनिमम जो, मैक्सिमम जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का है, और मिनिमम जो है वो माइलिन शीट का है। तो सभी मेम्ब्रेन में प्रोटीन कंटेंट हाइयर होता है, हम जान रहे हैं, लिपिड कंटेंट से। एक ही एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हमारा माइलिन है, और लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डेमो में डिस्कस किया था इस बात को
कि ये क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन में आने वाले टाइम में पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो रीजन दे देंगे, माइलिन में दे देंगे कि प्रोटीन और प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, देन लिपिड कम है। और फिर रीजन में दे देंगे क्यों, क्योंकि जो कंडक्शन को गुड प्रोवाइड करे। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि असर्शन गलत दे दिया है उन्होंने पर रीजन सही दिया है, तो एक नया तरीके का आंसर बन जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप कई बार एपीसीटी का पुराने क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, तो बहुत ज्यादा ये देखा गया है, जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का भी एक ट्रिक बता दूं, तो एआईपीसीटी में ये देखा गया है कि ये ए ऑप्शन ही देते हैं असर्शन रीजन का जो आंसर होता है। मतलब ए और बी या तो करेक्ट है, तो जो भी ए वाला 22 के पेपर में तो बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था, और वो सारा बिल्कुल बाद में बोनस कर दिया गया था। तो ये एक तरीके से या तो इनका माइंडसेट है, या जो भी पेपर सेट कर रहा है, तो ये ए और बी में ही फंसा देते हैं। बट अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा के और ऑप्शंस चेंज कर दिए, तो इस तरीके की चीजें भी मिल सकती हैं, जहाँ पे आपको कंटेंट अगर याद होगा तो आप सही करेंगे, और थोड़ा भी कंफ्यूज हो गए तो गलत कर ले जाएंगे। फिर आगे हम लोगों को डिफरेंट मेम्ब्रेन के डिफरेंट एंजाइम मार्कर्स याद करने हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंजाइम मार्कर जो है 5 न्यूक्लियोटाइडेज, एडिनाइलेज, साइक्लेज, सोडियम, पोटेशियम एंड एटीपेज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, गोल्जी एपरेटस का गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, साइलाइल ट्रांसफरेज एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का एटीपी सिंथेज। तो ये सारे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है। साइटोप्लाज्म और इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमने इस चैप्टर को दो टॉपिक में डिवाइड किया था। जो दूसरा पहला वाला था वो मेम्ब्रेन था, अब हम लोग साइटोप्लाज्म और उसके अंदर के थोड़े ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। तो जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज साइटोसोल में हो रहे हैं उसको एक जगह लिस्ट किया गया है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ईएमपी शंट, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, एचएमपी शंट, ट्रिपल पी फॉस्फेट शंट, ग्लाइकोजेनेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। अब इन सबको अगर बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड वे में पढ़ना है तो ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक पाथवेज जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में उस दिन थोड़ा इलेबोरेटेड तरीके से पढ़ा था, यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिकली रख दिया है कौन कौन से माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, बस इतना ही देख लिया है। तो अब इसमें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या टीसीए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फोर्थ वन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये चारों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। फिर हमने इसमें ये भी देखा था कुछ ऐसे होते हैं जो इनिशियली माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होते हैं, बाद में वो साइटोसॉल में चले जाते हैं। उसके बस दो ही एग्जाम्पल थे, यूरिया साइकिल और ग्लूको नियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये पहले माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होते हैं, देन बाद में ये साइटोसॉल में चले जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ऑफ टिब्यूल्स, जो कि क्या रन कहाँ से कहाँ तक करते हैं, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस तक करते हैं, कुछ इस तरीके से। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है। तो ये लोग बेसिकली हम लोग जानते हैं दो तरीके के होते हैं, रफ या ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं, एंड जो इनिशियल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चन प्रोटीन सिंथेसिस से कंफ्यूज करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्टेरॉइड के लिए होता है। इसके लिए हमने ट्रिक याद किया था, एस फॉर स्टेरॉइड इज एस फॉर स्मूथ। तो ये वाला याद रहेगा, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम वो सेलुलर स्टोर हाउस होते हैं कुछ मेटाबॉलिक एंजाइम्स के। नियरली इसमें कुछ 50 एंजाइम्स होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल आता है, और बहुत सारे हार्मफुल कंपाउंड्स जो लिवर में होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन ये पेरोक्सिसोम कराते हैं। तो H2O2 मेनली, H2O2 का प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन जो है वो पेरोक्सिसोम में होता है। तो H2O2 का रिश्ता पेरोक्सिसोम से बना रहेगा। एंड द मार्कर एंजाइम फॉर द पेरोक्सिसोम इज कैटलेज। मैंने बताया था कैटलेज बहुत इजीली से याद रहता है, लेकिन दूसरी चीज क्या है, यूरेट ऑक्सीडेज। तो वो आपको इससे भी पूछ सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन दे दिए, एक कैटलेज दे दिया एंड यूरेट ऑक्सीडेज दे दिया, थर्ड वन ए एंड बी बोथ दे दिया, एंड फोर्थ वन नन ऑफ द अबव दे दिया। तो अगर आपको ये पता है कि यूरेट ऑक्सीडेज है तो आप सही कर ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन में भी आ जाता है, और थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है कि कई बार आपको याद ही नहीं है यूरेट ऑक्सीडेज क्या है, तो वो जो याद है उसके अलावा जो याद करना है उसको भी याद कर लें क्लास में। यूरेट ऑक्सीडेज दूसरा इसका एंजाइम मार्कर है। ठीक है, अब जेल्वेगर सिंड्रोम। जेल्वेगर सिंड्रोम क्या होता है, डिफेक्ट इन पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन। ठीक है, डिफेक्ट इन पेरोक्सिसोम के ऑक्सीजोमल
मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, पेरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में जो डिफेक्ट होगा, उस डिफेक्ट की वजह से जेल्वेगर सिंड्रोम है। तो इसको अब आप लोग, होमवर्क है, थोड़ा सा काम करना है, इसको आप लोग ढूंढ के लाएंगे, पिछली बार भी बताया था। और नेक्स्ट टाइम जो है मेरे को याद दिला के आप लोग खुद इसको एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी होमवर्क थोड़े थोड़े करते रहिए जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यूबिक्यूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल होता है इन डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन में। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेनस बैग होते हैं जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या कराते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन को, पॉलीसेकेराइड्स को, फैट्स को एंड न्यूक्लिक एसिड्स को। तो लाइसोसोम के मार्कर्स हमें याद रखने हैं। मार्कर एंजाइम फॉर लाइसोसोम इज एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, इसको याद रखना है। बहुत ज्यादा परोक्सीजोम और लाइसोसोम के एंजाइम मार्कर को आपस में कंफ्यूज कराते हैं। तो आप कई बार लाइसोसोम का कैटलेज लगा के भी बैठ जाएंगे और फिर लगेगा कि नहीं सही करके आए हैं। तो ऐसा नहीं है, लाइसोसोम का एसिड फॉस्फेटेज है। और बाकी और भी जो मार्कर्स हैं वो क्या क्या है, अदर एंजाइम मार्कर्स आर राइबोन्यूक्लियस, ग्लूकोसाइडेज एंड अराइल सल्फेटेज। यहाँ पे थोड़ा गैप है, अराइल सल्फेटेज। तो ये तीन भी हैं, लेकिन क्वेश्चन पहले जो पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है एसिड फॉस्फेटेज पे, तो इसको अच्छे से याद रखना है। लाइसोसोमल एंजाइम एक्ट ऑप्टिमली इन एसिडिक एनवायरनमेंट। कैटालेज एंजाइम नहीं होता है? कैटलेज तो पेरोक्सिसोम का है ना, मैम यही तो हम शायद लोग इसमें अंतर कर। लाइसोसोम में भी शायद कंफ्यूजन, मैम इसमें भी शायद है कहीं। चलिए, वैसे तो मेरी नॉलेज के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ऐसी कंफ्यूजन वाली चीज ना, ऐसे मतलब अगर क्लास में पूछ देते हैं तो और लोगों के दिमाग में कहीं रह जाए, तो चार ऑप्शन में जरूर मिलता है आंसर ना, तो कोई और गलत ना लगा दे। तो ऐसी कंफ्यूजन वाली चीज ना, या तो क्लास के एकदम लास्ट में पूछिएगा, या फिर जो है पर्सनली पूछ लीजिए या ग्रुप में पूछ लीजिए, ताकि कोई और याद ना कर ले इस चीज को। तो मैं बाकी ओके। क्लियर कर दूंगी, जैसा कि मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ वहां पे भी नहीं दिया है। और मुझे भी ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने इसी चीज को क्रॉस वो किया है ना, चेक किया है कि परोक्सीसोम के लिए कैटलेज होते हैं और यूरेट ऑक्सीडेज होता है, जिसे यूरिक एसिड ऑक्सीडेज भी कहते हैं। और इसी पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। लाइसोसोम के लिए एसिड फॉस्फेटेज होते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग फिर लिस्ट में भी पढ़ते हैं, तो लिस्ट में भी यही मेंशन किया जाता है। देन मैम फिजियो के लिए बुक साइटोस्केलेटन। कौन सी अच्छी है? फिजियो के लिए आप लोग जैसे अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, मतलब इसी बार एआईपीजीटी देना है, या फिर एक दो साल बाद ऐसा कुछ है, या फिर अभी कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से बुक होती है ना, किस तरीके के मैम एग्जाम नहीं, के लिए। देना है, इस बार देना है। अभी देना है, इसी बार देना है, मतलब अभी जो 2025 का होने वाला नेक्स्ट है ना। तो आपके पास ज्यादा यस। टाइम नहीं है फिजियो के लिए। तो जैसा कि आप लोग जैसे रोम्स वगैरह अलाइड के लिए पढ़ते हैं, तो उतने से आपका, क्योंकि फिजियो जो है ना वो आपका ऐसा 6 to 7, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और जैसे क्लास में मैंने बहुत ज्यादा, मतलब जितना आपको मिलेगा ना, यहाँ तक कि इस बार यूपीपीएससी में भी, जो शायद आप लोग अगर अपियर हुए हैं, नहीं भी अपियर हुए हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो हम बच्चे जब पढ़ रहे थे पिछले साल, तो वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन जब इस बार क्वेश्चन आ गया, जैसे लर्निंग वाला क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन था बहुत ही बिल्कुल बच्चों के लिए एकदम नया ही होगा, उस टाइम उन्होंने सुना भी नहीं होगा वो वर्ड, लेकिन जब क्लास में अगर वो लोग सुन रहे थे तब उनके लिए फायदा हुआ होगा। बट यही कहूंगी कि ये नोट्स मेरे हिसाब से अगर आप लोग दे रहे हैं 25 में, तो वो सफिशियंट है, क्योंकि लास्ट में ना आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो समेट नहीं पाओगे, वो आपको दिक्कत यस। करेगा लास्ट में, तो आप रोम्स स्कोर नहीं कर कैसे रहेंगे? पाओगे यहाँ पे। जरूरी क्या है, स्कोर करना। ठीक है, तो स्कोर यस। आप करना किस जो बुक है से वो, पढ़ा रही हैं, उनका कौन राइटर है? मैं तो जिससे पढ़ा रही हूँ वो अरविंद अरोड़ा, बेसिक सब्जेक्ट की नहीं आती है जिसमें बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी होता है दोनों।
मैम अगर अलाइड के लिए रोम्स पढ़ा जाए तो फिर कैसा रहेगा? उससे, हाँ, उससे कवर हो जाएगा उसका, आपका एआईपीजीटी पूरा पूरा मतलब बढ़िया अच्छा कवर होता है। और बहुत सारे अच्छे रैंकर्स, जैसे मेरा खुद AIR 43 रहा है। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने पढ़ तो बहुत ज्यादा लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा कम पढ़ती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इधर थोड़ा कम पढ़ के ज्यादा काम चल रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा आप एआईपीजीटी के पेपर को एनालाइज करेंगे ना, तो आप अगर होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स को, इसीलिए जरूरी है कि जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर लो कि पेपर में पूछ क्या रहे हैं। तो इतना मैं अच्छे यस। से समझा दूं कि जैसे आपकी मतलब आपकी सक्सेस है, और काइजन पढ़ते हैं बच्चे होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के लिए। इतना मतलब अगर इनके क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से, ये चार चीजें, इनमें चारों सब्जेक्ट्स होम्योपैथिक पार्ट जो आता है, इसको अगर आप बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप 50%, मतलब 45 से 50% आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मतलब इसमें ऐसा होगा कि एक दो क्वेश्चन आपकी गलती होगी क्योंकि आप भूल गए थे, ऐसा तो हमेशा होगा। चाहे वो फर्स्ट यस। रैंकर क्यों ना हो, चाहे वो यस जिसको नहीं मिला है मैम। उसके साथ भी होता है। तो ये तो एक पार्ट हो गया आपका, यहाँ से स्ट्रांग हो गया। अब दूसरा पार्ट आपका एलाइड का है। तो जैसे आप लोगों ने कोचिंग वगैरह ज्वाइन की है, तो मेरे नोट्स तो मतलब बहुत ज्यादा सफिशिएंट, ज्यादा हैं, एक्स्ट्रा ही हैं इसमें। आपको इससे कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर फिजियो से कुछ आ रहा है तो कुछ भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये 100% मेरा मतलब गारंटी है, क्योंकि इसी से मैंने भी पढ़ा है, इसी से पहले भी 2-3 साल से बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो उनको ये बहुत ज्यादा ही लगता है फिजियो के लिए। जैसे हम यस। लोग, जब आप लोग अगर खुद से तैयारी करेंगे ना, तो आप लोग ये सेल वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यूपीपीएससी में कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ के, और मतलब बड़ा एंजॉय होता है उनको कि ये इजी क्वेश्चन मैम बच्चे भूल गए हैं क्योंकि रिवाइज क्वेश्चन नहीं आया था करते मैम, हैं। एफएमटी का मैम। उसमें डाटा जो है कि रोम्स में अलग दिया था, सक्सेस में जो कि उन्होंने गलत माना था, 15 मिलीग्राम वो स्नेक वेनोम वाला। हाँ हाँ, वो बाद में जो है ना, जो टेक्स्ट बुक में देखा था हम लोगों ने, तो वो कोबरा के लिए 15 ही दे रखा था। और एक और उसमें वैरायटी थी इसमें लिखी कुछ, तो वो लिस्ट निकल के आई थी। एक लिस्ट भेजी भी थी शायद मैंने ग्रुप मैम में, हाँ, मैम यूपीपीएससी टेक्स्ट में तो। मगर ये इसमें नहीं दिया मैम, के एस नारायण रेड्डी में 12 मिलीग्राम ही दिया है। पता नहीं, हम लोग के पास गौतम विश्वास है, तो गौतम विश्वास में जो है वो लिस्ट हमने भेजी थी। तो ये वाला डिस्कशन हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं, क्योंकि क्लास अभी रिकॉर्ड हो रही है ना, टाइम टाइम का भी जा रहा पूरा है हुआ बाद में। था। हाँ, तो फिर इसको कर लेते हैं, खत्म होने वाला है, फिर मेरा ये भी रह जाएगा इस बार। साइटोस्केलेटन जो है वो 3 फिलामेंट से बनता है। जैसे कि अपने बॉडी का स्केलेटन जो सिस्टम बना होता है वो बोन्स से बना होता है, सेम वैसा ही अपने सेल का भी एक साइटोस्केलेटन है। तो वर्ड से ही समझ आ रहा है। तो सेल में टेंड टू शेप और फॉर्म ऑफ द शेल। ठीक है, सेल को एक शेप देने का काम, फॉर्म देने का काम वो साइटोस्केलेटन करती है। साइटोस्केलेटन 3 तरीके की होगी, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कराती है, ये ऐसे सिस्टम ऑफ ऐसे फाइबर्स हैं जो क्या करा रहे हैं, मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल और चेंज द शेप एंड मूव देम, ये काम कराने में। ठीक है, तो मेंटेन स्ट्रक्चर, इससे तो पता चल ही रहा है, बट साथ में वो क्या करा रही है, चेंज शेप एंड उसको मूव कराने में। ठीक है, फिर माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर 25 नैनोमीटर है। एक हॉलो फाइन ट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन। ठीक है, और ये जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी 2 तरीके के ट्यूबुलिन से बनते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। तो इतना ज्यादा बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि 2 तरीके के ट्यूबुलिन होते हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये पोलर होते हैं। ठीक है, तो पोलर का मतलब है, ये अभी हम लोग आगे और भी साइटोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, जैसे अपने माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो इनमें अंतर भी करेंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स पोलर होते हैं विद असेंबली या पॉलिमराइजेशन कराते हैं एक एंड पे, जिसको एक प्लस एंड कह दिया जाता है। और जो दूसरे एंड होता है उस पे डिसअसेंबली या डीपॉलिमराइजेशन कराते हैं, जिसको माइनस एंड कह देते हैं। तो ये जब ये पॉलिमराइजेशन कर रहे हैं इसीलिए, और इसी वजह से, क्योंकि इसकी डायनेमिक इंस्टेबिलिटी है, ये डायनेमिक पोर्शन ऑफ सेल साइटोस्केलेटन कहलाता है, क्योंकि ये डायनेमिक, ये चेंज कर सकता है अपने एंड्स को, पॉलिमराइज कर सकता है। ठीक है, जीटीपी की जरूरत होती है माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली के लिए। किसकी जरूरत होती है, जीटीपी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन, 2 फंक्शन, 1 फंक्शन ऑफ सेल साइटोस्केलेटन, 2 फंक्शन ऑफ सेल
बोथ टू डिटरमाइन, क्या करता है, सेल शेप एंड इन वेराइटी ऑफ सेल मूवमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों चीज पे, सेल शेप एंड सेल मूवमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल के लिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल बहुत ज्यादा, एक ये मैंने मेंशन नहीं किया है, मेजर ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैगेला, ठीक है, सीलिया फ्लैगेला के लिए। और एक्सोन्स में भी ये उसके भी मेजर, एक्सोन एंड डेंड्राइट के भी, एक्सोन एंड Yes. डेंड्राइट के भी ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस टाइम स्ट्राइक नहीं करता है, अगर आप लोग सुने रहेंगे एक बार क्लास में, एक बार ध्यान रहेगा तो फिर उस टाइम आपको पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट साइटोस्केलेटल सिस्टम इज माइक्रोफिलामेंट, जो कि इसमें मेजर जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो एक्टिन ही होता है, इसीलिए एक्टिन के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। इसका डायमीटर 7 से 9.5 नैनोमीटर है। एक्टिन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन मेमेलियन सेल में, एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर अबंडेंट इन लेमिलोपोडिया। लेमिलोपोडिया क्या होता है, ये वो प्रोसेस है सेल का, हम लोग नहीं जानते कि इन्वेजिनेशन और रिवेजिनेशन, क्रॉल अलोंग सरफेस करने के लिए, एंड जैसे क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइट, इसके लिए कुछ इवेजिनेशन इन्वेजिनेशन करते हैं, उसको लेमिलोपोडिया कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वो माइक्रोफिलामेंट्स ही कराते हैं लेमिलोपोडियाज में। देन थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसका डायमीटर होता है 10 से 12 नैनोमीटर। तो ये जो होते हैं ये एलोंगेटेड फाइब्रस मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके अंदर सेंट्रल रॉड डोमेन होता है और टर्मिनल अमीनो एसिड हेड होता है, और एक तरफ कार्बोक्सी टेल होता है। तो ये सब नहीं जानना, इतना बहुत है। इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर याद करना है, माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर 7 से 9.5। ये बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस है, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे, काम भी आ जाते हैं अगर सुना हुआ रहेगा। और यही जो होते हैं ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट ही स्टेबल होते हैं। बाकी माइक्रोफिलामेंट और जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये दोनों इनस्टेबल होते हैं। लेमिनिन्स, केराटिन, वाइमेंटिन लाइक एंड न्यूरोफिलामेंट, ये सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट के टाइप हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं एक मैम लार्जेस्ट, थोड़ा सा, तीनों में सबसे लार्जेस्ट कौन होता है मैम? माइक्रोफिलामेंट। आवाज आवाज कट रही है आपकी। मैम कह रहे हैं तीनों में से सबसे लार्जेस्ट डायमीटर किसका होता है? 10, अब तो ये आप सारे डायमीटर्स पढ़ रहे हैं, आप ही बताइए किसका होगा, तो सारे डायमीटर्स तो पढ़ लिए, तो लार्जेस्ट किसका होगा? इंटरमीडिएट। 10 to 12 माइक्रो नैनोमीटर है ना, है ना। यस मैम। ठीक है, तो फिर नहीं, क्वेश्चन आया था इंटरमीडिएट मैम हमको, क्या? इसीलिए हमने क्वेश्चन नहीं अच्छा, कोई लगा बात रहे नहीं, थे कोई मैं बात गलत है। नहीं, लार्जेस्ट में आपने क्वेश्चन लगाया होगा तो यहाँ पे तो डेटा भी यस मेंशन है ना, तो डेटा याद रहेगा तो लार्जेस्ट तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब यस। एक थोड़ा सा और एक पॉइंट हम लोग याद करते हैं। एक्यूमुलेशन जो होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसको आईएफ कहेंगे, अगर हेपेटोसाइट, इन हेपेटोसाइट्स में होता है, ठीक है, जो कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज में होता है। ये थोड़ा सा वो वाला पार्ट है, लेकिन यहाँ पे देख लेंगे आप लोग तो याद भी रहेगा। अल्कोहलिक लिवर डिजीज में तो ये कौन सी बॉडीज के नाम से जाना जाता है, मेलोरी हाइलिन बॉडीज, ठीक है। दूसरा अगर ब्रेन में होता है, ये आप लोग समझिए, यहाँ दूसरा क्या है, माइक्रोग्लिया। ब्रेन माइक्रोग्लिया। में अल्जाइमर, अल्जाइमर में आपने याद होगा न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, एनटी के नाम से शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सब क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मोटर्स पे आते हैं। मॉलिक्यूलर मोटर्स, जैसे अपनी मोटर गाड़ी होती है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, सेम वैसा ही यहाँ पे इनका भी रोल है, दैट मूव ऑर्गेनेल्स को मूव कराने के लिए, प्रोटीन्स को और अदर कंपोनेंट्स को मूव कराने के लिए, सेल को उस सेल के अदर पार्ट्स तक लेके जाने के लिए काम आती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मोटर्स वो प्रोटीन होते हैं विद एटीपेज या जीटीपेज एक्टिविटी, दीज प्रोटीन प्रोड्यूस फोर्स, इस फोर्स की वजह से ही मूवमेंट होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, काइनेसिन, डाइनेन डाइनेन डायनामिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखने हैं, क्योंकि कौन सा नहीं है इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको काम आएंगे आगे
और अलाइड सब्जेक्ट्स में। तो माइक्रोट्यूब्यूल का ऑर्गेनाइजेशन डिफेक्ट, जो कि डिफेक्ट होगा डाइनिन के आर्म में, उसकी वजह से इम्पेयर्ड सीलियरी मोटिलिटी होती है। तो ये यहीं से आ रहा है टॉपिक से। देन कार्टेगनर सिंड्रोम, जो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है, या पीजीटी 2021 में कार्टेगनर सिंड्रोम पे आया था। इमोटाइल सीलिया प्लस रिकरेंट साइनोसाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस, ये तीनों मिला के ये होता है कार्टेगनर सिंड्रोम कहा जाता है। और इसमें साइटस इन्वर्टस, यानी कि सारे ऑर्गन्स जो होते हैं जिस साइड होते हैं उसका अपोजिट साइड चले जाते हैं। ठीक है। देन माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन का अगर डिफेक्ट है, जैसा हमने माइक्रोट्यूब्यूल में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन, उसमें हमने देखा था ना, पोलर एंड था, एक प्लस बनाया था मैंने, एक माइनस बनाया था, बताया था कि ये पोलर है क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है। तो माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन में कोई डिफेक्ट हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगा, डिफेक्ट इन फेगोसाइटोसिस। इसको क्या कहते हैं, चिडैक-हेगेस्की सिंड्रोम। और इस पे क्वेश्चन आता है, ये पैथो में पूछा जाता है, और पैथो में हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये दो होमवर्क हो गए आप लोगों के। एक आप लोगों का ये CHS, चिडैक-हेगेसी सिंड्रोम हो गया, ये यहाँ से याद रख ले। और एक होमवर्क होमवर्क हो गया, जेल वेगर सिंड्रोम हो गया। तो इन दोनों को आप लोग थोड़ा पढ़ के आएंगे और जानकारी निकाल के लाएंगे। देन फिर थोड़ा सा समरी के लिए रख दिया, वैसे सब कुछ आप लोगों को पता है, एक बार सामने से गुजर जाएगा तो कॉपी में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ RNA। देन राइबोसोम्स में क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। देन RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि साइट ऑफ स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है। देन गोल्जी बॉडी, जिसमें प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में इसका फंक्शन होता है। देन लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स होते हैं। पेरोक्सीसोम्स में क्या है, उसमें ऑक्सीडेज होता है, कैटालेज, कैटाबॉलिज्म ऑफ H2 एंड O2। देन कुछ क्वेश्चंस हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ, अब आंसर आप लोग बताएंगे। प्लाज्मा कार्बोहाइड्रेट। मेम्ब्रेन मेनली कंपोज ऑफ, सब लोग कोशिश कीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ पढ़ लिया है आप लोगों ने। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल था मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन है ना, वेरी प्रोटीन। गुड। ठीक है। तो प्रोटीन इसका सही आंसर है। देन विच फॉस्फोलिपिड इज मैक्सिमम इन बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन, कौन सा फॉस्फोलिपिड पूछा गया है, स्फिंगोमाइलिन, सेरिब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड या फॉस्फोग्लिसराइड। इस पे भी हम लोग फॉस्फोग्लिसराइड को बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड वे में पढ़ चुके हैं, तो ये तो सही होना चाहिए आंसर भी। स्फिंगोमाइलिन सिर्फ ब्रेन में था माइलिन। सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड जो होते हैं टाइप होते हैं, ये भी ब्रेन में ही मेनली प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड है इसका सही आंसर। आप लोग क्लास में है ना प्रेजेंट, क्योंकि ये तो बहुत इजी इजी चीजें हैं। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। मैम ठीक अगले है, दिन तो आप थोड़ा क्या पढ़ाइएगा? नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो बॉडी फ्लूइड एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा। बॉडी फ्लूइड एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसमें थोड़ा वाटर का कंटेंट, ECF, ICF और थोड़े बहुत ऑस्मोसिस और ये सारी चीजें होंगी। तो आप लोग क्या पढ़ के आना चाह रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी यस। बात है। ठीक है, चलिए फिर तो यस ये तो मैम। बहुत ही अच्छी चीज है। तो इस अभी इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा वापस से जाके। यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑल एक्सेप्ट, अगर आप लोग अभी थोड़ा, जैसे बहुत देर से मुझे लग रहा है 5-5 बजे से लगातार क्लास चल रही है तो ओवर बर्डन हो गया है, तो आप लोग इसके आंसर्स ढूंढ के रखिएगा, पढ़ भी लीजिएगा सारे स्लाइड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और थोड़े और क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसा चाहते हैं या फिर अभी सारे क्वेश्चंस कर लें? हो जाए मैम, फिर दोबारा रिवीजन भी मान लिया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट मैम अभी क्लास में हम लोग क्वेश्चन कीजिए। और रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज वाली क्लास रिज्यूम करते हैं।